सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम मनोविज्ञान की इस सीरीज में मनोविज्ञान शैक्षिक मनोविज्ञान के आए हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को आज हम देखेंगे कि शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत शैक्षिक मनोविज्ञान में किस तरह से अपने फर्स्ट ग्रेड में किस टाइप से प्रश्न आते हैं, किस तरह से उन प्रश्नों का निर्माण होता है। तो आज की क्लास में हम उन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। और मनोविज्ञान की सीरीज इसी प्रकार आपके विश्वास के साथ, आपके योगदान के साथ, आपके सहयोग से साथ हमारे इस चैनल पर चलती रहेगी। तो अपनी क्लास को शुरू करने से पहले वही एक मोटिवेशनल लाइन से मैं आ, अपनी क्लास की शुरुआत करता हूं कि कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अवागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। तो साथियों, मनोविज्ञान की इस सीरीज में आज हम जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान में फर्स्ट ग्रेड में, ग्रेड फर्स्ट में वो प्रश्न बनाते कैसे हैं, एग्जामिनर प्रश्न कैसे बनाते हैं और प्रश्नों का लेवल किस आधार पर होता है। प्रश्न अप्लाइड होते हैं या प्रश्न तथ्यात्मक होते हैं, या प्रश्नों का जो प्रकार है वो किस प्रकार से है। ये सारी वार्ता आज हम इस क्लास के माध्यम से आपसे करेंगे। तो सभी साथी आज ये इस क्लास में ध्यान दें। और आज ध्यान देने वाली क्लास इसलिए या इस वजह से है कि आज हम जानेंगे कि एग्जामिनर प्रश्न निर्माण या विकल्पों का निर्माण शैक्षिक मनोविज्ञान में किन किन मानक पुस्तकों से करता है। उन्हीं मानक पुस्तकों को हम आधार बनाकर प्रीवियस ईयर पहले के जो प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्नों का आज विश्लेषण करेंगे। आज उन प्रश्नों को अपन जानेंगे। साथियों, मनोविज्ञान की इस सीरीज में आज हम पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो क्यों साहब, पिछले वर्षों के प्रश्नों के आए हुए प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां से हमें एक सोच मिलती है, एक दृष्टिकोण मिलता है कि हमें आगामी परीक्षा को पास करने के लिए, आगामी परीक्षा में अपना सिलेक्शन लेने के लिए किस प्रकार से हमें अपनी तैयारी को मजबूत करना पड़ेगा, किस प्रकार से हमें अपनी तैयारी को मजबूत करना पड़ेगा। और इतनी मजबूती से हम मैदान में उतरे कि जो भी प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में आए उस प्रश्न को हम बहुत अच्छे से डील करें और उसका सही और सटीक उत्तर दे पाए। तो हमारी तैयारी का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करना। अब आज की सीरीज में हमने पिछले वर्षों में या अभी आगामी जो आने वाले पेपर हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, चाहे वो रीट का हो, तो वो शैक्षिक मनोविज्ञान का एक सिलेबस है और उसके टू द पॉइंट आते हैं। तो उनका ही हम विश्लेषण, अब विश्लेषण किस टाइप से हमें करना है कि जैसे हम देखें कि ये अब हमारे सामने अभी हाल ही में संस्कृत विभाग की फर्स्ट ग्रेड की एक परीक्षा हुई थी, उसी में आए हुए प्रश्नों का हम आज विश्लेषण भी करेंगे और देखेंगे कि प्रश्नों के विकल्प भी कैसे बनाए जाते हैं और प्रश्न का निर्माण, जो एग्जामिनर होते हैं वो प्रश्न का निर्माण कैसे करते हैं। तो साथियों देखिए कि मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से कक्षा कक्ष में शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन पर केंद्रित है। तो हमें मुख्य रूप से 4 विकल्प दिए हुए हैं
कि नैदानिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, और अपने पास पांचवा विकल्प है अनुत्तरित प्रश्न। तो हमारे सवाल को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एग्जामिनेशन हॉल में सबसे बड़ी जीत हमारी यही होती है कि हम शांत रहें, धैर्य से रहें। अगर हम शांत रहेंगे, शांत चित्त से परीक्षा को देंगे, या एग्जामिनेशन हॉल में हम अपने प्रश्न पत्रों को हम शांत चित्त से अपने प्रश्नों को ध्यानपूर्वक शांत चित्त से पढ़ेंगे, तो सही उत्तर पर पहुंचने की संभावना बहुत अधिक होती है साथियों। तो मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र? अब मनोविज्ञान के क्षेत्र, पहला ही अपना सिलेबस है शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र, शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा और शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्य। तो वहीं से सीधा सीधा प्रश्न उठाया है कि मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से कहां पे, मुख्य रूप से कक्षा में शैक्षणिक प्रदर्शन, अब भी शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है। जब हमने शिक्षा मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की, या शिक्षा मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम को हमने जाना, या शिक्षा मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम को हमने देखा, तो साथियों हमने विद्यालय, कक्षा कक्ष, परिवार, समाज और अध्यापक, इन सब की वार्ता की। तो वहीं से ये सीधा सीधा प्रश्न अप्लाइड किया है कि कक्षा में शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाला, शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारक के अध्ययन पर, कारकों के अध्ययन पर जो केंद्रित है, वो इनमें से मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र है, मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र है? तो सीधा सीधा हमें उत्तर मिल रहा है शिक्षा मनोविज्ञान। अब नैदानिक मनोविज्ञान में, ये मनोविज्ञान की शाखाओं के रूप में जब हम मनोविज्ञान को एक समग्र रूप में पढ़ते हैं, तो मनोविज्ञान को मुख्य रूप से 16 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। मनोविज्ञान को 16 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। तो उन शाखाओं में से जैसे है शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, व्यावसायिक मनोविज्ञान, ऐसे ऐसे मनोविज्ञान के क्षेत्रों को विस्तृत रूप से 16 भागों में विभाजित किया जाता है। तो अपने पास ऑप्शन में 4 विकल्प हैं, और चारों विकल्पों में हमारा जो सही विकल्प होगा वो होगा शिक्षा मनोविज्ञान। क्यों? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान ही साथियों हमारे पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है, और वहीं से एग्जामिनर ने सीधा सीधा प्रश्न पूछा है कि मनोविज्ञान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो मुख्य रूप से कक्षा कक्ष में, जो मुख्य रूप से कक्षा कक्ष, कहाँ की बात कर रहा है? कक्षा कक्ष, विद्यालय की बात कर रहा है। तो विद्यालय की हम बात करते हैं, और शैक्षणिक प्रदर्शन यानी जो अध्यापन का प्रदर्शन है, या बच्चा सीख रहा है, या अध्यापक किस आधार पर उन्हें समझा रहा है, तो उन सारी विषय वस्तुओं का वर्णन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो साथियों ये ऐसे प्रश्न, जब ऐसे प्रश्न हमें परीक्षा में देखने को मिलते हैं, तो हमें भी जुनून होता है, जोश, हमें लगता है परीक्षा हॉल में कि हाँ ऐसे प्रश्न होंगे तो निश्चित रूप से हम उसे सॉल्व करेंगे और उनका सही और उचित उत्तर देंगे। तो साथियों इसी सीरीज में आगे हम बढ़ते हैं मनोविज्ञान के, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नों के साथ। अभी देखिए, अब मैं बताऊंगा साथियों आपको प्रमाण भी देंगे अपन कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है, किस प्रकार से एक पाठ्यक्रम के आधार पर, एक विस्तृत जो पाठ्यक्रम होता है, किसी भी परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है साथियों, उसके आधार पर किस प्रकार से विकल्प और प्रश्न दोनों का निर्माण किया जाता है। आज हम इस मनोविज्ञान की कक्षा में जानेंगे कि हम ऐसे किन मानक पुस्तकों को आधार बनाकर शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ें, जिससे परीक्षा में जितने भी 5 या 6 सवाल या 7 सवाल हमारे आए, तो वो उनमें से एक भी प्रश्न हमारा गलत ना हो।
ये हमारा एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमें ग्रेड फर्स्ट बनकर विद्यालय में पहुंचना है। और साथियों, हमारी टीम हमारे चैनल के द्वारा आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम आपका हमारे ऊपर विश्वास रहा और आपका हमारे साथ साथ रहा ना, तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र ही हम ग्रेड फर्स्ट बनाकर विद्यालय में पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ना वहीं से है, उन्हीं मानक पुस्तकों से अध्ययन करना है जिनसे सवाल बनाए जाते हैं। आपको प्रमाण दूंगा, अभी प्रमाण हम देंगे कि अभी संस्कृत विभाग का जो प्रश्न पत्र हुए या जो प्रश्न पत्र संस्कृत विभाग द्वारा लिए गए, उनमें प्रश्न बनाए कैसे, वहां से ऑप्शन डाले कैसे, वो सारी की सारी विषय वस्तु किन मानक पुस्तकों को आधार बनाकर हम चलेंगे और उन्हीं मानक पुस्तकों का आधार बनाकर उन्हीं नोट्सों के माध्यम से, उन्हीं क्लासों के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, जिससे आपको प्रश्न पत्र में ये ना लगे कि हम जहां से पढ़े हैं वहां से एक भी प्रश्न नहीं आया। साथियों, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप पढ़ोगे तो हम ऐसा कंटेंट लेकर आएंगे कि राजस्थान में आपको जितने भी सवाल शिक्षा मनोविज्ञान, जितने भी एग्जाम में सवाल शिक्षा मनोविज्ञान के आएंगे, तो आपको हमारे चैनल से मिलेंगे, आपको हमारे चैनल से मिलेंगे, ये सवाल मिलेंगे, इसका मैं दावा कर सकता हूं साथियों। तो आज हम इस सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्रों में सम्मिलित हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्रों में। अब सीधा की सीधा टू द पॉइंट के हिसाब से हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, हमारे पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा, शैक्षिक मनोविज्ञान की या शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा और उसके कार्य क्षेत्र। तो अब कार्य क्षेत्र की मैं बात करूं कि शिक्षा मनोविज्ञान के ऐसे कौन से कार्य क्षेत्र हैं, ऐसे कौन से फील्ड हैं जिनका उपयोग, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से हैं जिनका उपयोग शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के रूप में किया जाता है। तो साथियों, जैसे हम विकास, अभी बताऊंगा ये प्रश्न आया कहां से है, अपवादात्मक बालक, अधिगम प्रक्रिया या व्यक्तिक विभिन्नता। तो साथियों, मैं ले चलता हूं कि प्रश्न बनता कहां से है और कैसे एग्जामिनर की सोच होती है कि प्रश्नों को इतना अप्लाइड बनाया जाए, इतना विश्लेषणात्मक क्षमता का प्रयोग किया जाए कि या तो अगर बच्चों ने अच्छे से मानक पुस्तकों को आधार बनाकर अध्ययन किया है तो उस प्रश्न का जवाब दे पाए, नहीं तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाए। परीक्षार्थी और एग्जामिनर दोनों की सोच यही, परीक्षार्थी की सोच होती है कि मैं अधिक से अधिक प्रश्न हल करूं, सही करूं, जिससे मेरा सिलेक्शन हो। लेकिन वही एग्जामिनर की सोच होती है कि हमें एक अच्छा, एक कुशल और एक बहुत राष्ट्र निर्माता शिक्षक मिले, जो हमारी कक्षाओं में जाए, हमारे कार्य क्षेत्र में जाए, हमारी फील्ड में जाए, विद्यालय में जाकर बच्चों का भविष्य बनाए और बच्चों को एक उचित शिखर तक लेके जाए। तो उसी की तलाश में ये कंपटीशन एग्जाम भी करवाए जाते हैं, जिनसे छटनी का प्रयोग होता है, जिनकी श्रेष्ठता, जो श्रेष्ठ होता है, जिन्होंने अच्छे से अध्ययन किया है, मानक पुस्तकों का सहारा लिया है, तो उनको क्या मिले, श्रेष्ठता मिले, उनको उनका वर्चस्व हो, जिससे हम राष्ट्र की सेवा अच्छे से कर सके और मानव संपदा को बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। तो साथियों, इस प्रश्न को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, हम कार्य क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, किसके कार्य क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के बारे में। तो साथियों, आपको ले जाता हूं उन्हीं सोर्स पर जहां से ये बिंदु लिए गए हैं, ये प्रश्न उठाया गया है। आप कहोगे कि सर, इसी प्रकार के जैसे ही हम अध्ययन करते हैं तो हमारा अध्ययन ऐसा हो कि हमें सारे के सारे प्रश्न वहीं से मिले। ये साथियों, हम बात कर रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र की, शिक्षा मनोविज्ञान की कार्य क्षेत्र की हम बात कर रहे थे। तो उसी कार्य क्षेत्र को हम आगे आपको बताएंगे कि प्रश्न कहां से बनाए जाते हैं, प्रश्न निर्माण कैसे किए जाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, ये मैं मानक पुस्तकों का आपके सामने चित्र लगाया हुआ है मैंने, और ये चित्र लगाया है कि मानक पुस्तकों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि
प्रश्न का निर्माण कैसे किया जाता है, प्रश्न के विकल्प कैसे बनाए जाते हैं। तो साथियों कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र, ये देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इसमें बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में उस ऑप्शन में लिखा हुआ था शिक्षार्थी। अब शिक्षार्थी के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो अधिगम या सीखने की प्रक्रिया, सीधा सीधा लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि सीखने की प्रक्रिया का प्रोसेस क्या होनी चाहिए, सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या है, सीखने की प्रक्रिया है कैसे है, बच्चा कैसे सीखता है, शिक्षक कैसे उसे सिखाते हैं, सारी ये सारी विषय वस्तु। तीसरा सीखने की परिस्थिति, सीखने की क्या है परिस्थिति साथियों। फिर देखो मापन एवं मूल्यांकन, मापन एवं मूल्यांकन। फिर देखो निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य, निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। अब हम आगे बढ़ते आपको ले जाता हूं कि किस प्रकार से एग्जामिनर किस प्रकार से विषय वस्तुओं का निर्माण करता है, किस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण करता है साथियों। ऐसा ही नहीं, प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। देखो एक उसमें था ऑप्शन था, हम बात करेंगे, हाँ इसकी हम जैसे बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के बारे में हमने अभी वहां से देखा कि ऐसे ऐसे प्रश्नों को डाला जाता है कि उनके विकल्प का निर्माण कैसे होता है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं साथियों। ये सबसे अच्छी बात है। अभी देखो हमने उस ऑप्शन में पढ़ा था कि उस ऑप्शन में प्रश्न के विकल्पों में हमें दिखाई दिया कि विकास, तो विकास शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में से एक है। अब देखो, अब छात्रों के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, छात्रों के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में किसका योगदान है, शिक्षा मनोविज्ञान। ये शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र हैं साथियों। अब हम बात करें कि कक्षा के शिक्षण के स्वरूप को समझने में, भाई कक्षा के शिक्षण का स्वरूप कैसा हो उसको भी समझने में हमें शिक्षा मनोविज्ञान की जरूरत होती है। इसीलिए तो हम शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ते हैं। सीधा सीधा विकल्प। अब व्यक्तिगत विभिन्नता, उसमें लिखा हुआ था ऑप्शन व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता, अब मैं बात करूं, एक ऑप्शन था जिस पर हम उसमें कंफ्यूज बच्चे अक्सर हो जाते हैं, क्यों गाइडों में ये चीज लिखी नहीं होती, ये सब मानक पुस्तकों का सहारा लेकर बनाए जाते हैं। तो उसमें था एक अपवादात्मक बच्चों की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन। अप अपवादात्मक अपवादात्मक बच्चे, अब अपवादात्मक बच्चे वो होते हैं जो या तो प्रतिभाशाली होते हैं या बिल्कुल ही मंद बुद्धि होते हैं, या उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं होता, या समाज के विद्रोही के रूप में होते हैं, तो उनको हम अपवादात्मक बच्चों की श्रेणी में रखते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान विकास के लिए भी कारगर है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी याद में रखती है, और अपवादात्मक बच्चों को समझने में भी उसका योगदान है। तो ये सारे प्रमाण हैं साथियों, मानक पुस्तकों से ही वो अपने विकल्प बनाते हैं, एक एक लाइन से विकल्पों का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी गाइड से बनाते हो या किसी नोट से, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो मानक पुस्तकें हैं, जैसे मनोविज्ञान की मानक पुस्तकें हैं, तो उनसे वो लेते हैं, वहां से उठाते हैं, और प्रश्नों में हमने विश्लेषण किया है, हमने विश्लेषण किया है कि एक एक लाइन से कैसे एक एक ऑप्शन का निर्माण करते हैं, क्योंकि उनको एक श्रेष्ठ शिक्षक चाहिए, उनको एक श्रेष्ठ अधिगम करता चाहिए, उनको एक श्रेष्ठ समाज का सेवाभावी योग्य व्यक्ति चाहिए जो देश को या बच्चों का विकास करने में सहायक हो। तो साथियों इसका भी हमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि ऑप्शन और प्रश्न का निर्माण किस आधार पर किया जाता है। तो अब लिख चलता हूं मैं वही प्रश्न पत्र की श्रेणी में आपको, कि अभी हमने कार्य क्षेत्र के रूप में बात की, तो कार्य क्षेत्र के रूप में हमने विकास भी पढ़ा, अपवादात्मक बालक भी हमने देखे,
व्यक्तिगत विभिन्नता भी हमने देखी और सीखने की प्रक्रिया भी हमें देखी। तो साथियों, निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर ए, बी, सी एवं डी सभी है। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान के प्रश्नों का रचनात्मक विश्लेषण किया जाता है, इस प्रकार से प्रश्नों को बनाया जाता है। अभी आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक एक लाइन से प्रश्नों का विश्लेषण किया जाता है। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। हाँ जी, बहुत शानदार प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। अब ये प्रश्न हम बात कहें तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, हम बात करें हमारे सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है या हमारे पाठ्यक्रम में सीधा सीधा लिखा हुआ है, हम उसकी बात करें तो हमारे पाठ्यक्रम में सीधा लिखा हुआ है किशोर अधिगम करता, किशोर अधिगम करता। तो उस जब हमने पाठ्यक्रम पर चर्चा की तो मैंने समझाया था कि जब हम किशोर अधिगमकर्ता के बारे में पढ़ेंगे तो उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, उसके नैतिक विकास, इन सबकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, इनके निहितार्थों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्याजे साहब का जो सिद्धांत था, हम बात करें उसकी, हाँ, प्याजे साहब का सिद्धांत कि जिन प्याजे साहब के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, किसकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो जिन प्याजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 4 विशेषताओं का वर्णन किया, लेकिन हमसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्यों पूछा? क्योंकि साथियों, मैं प्रथम दिन से ही आपसे कहता आ रहा हूं कि जब हम ग्रेड फर्स्ट बनकर फील्ड में जाएंगे, आप जाओगे तो आपको बच्चे की उम्र 13 या 14 साल किशोर अवस्था में ही मिलेगी। और जब पाठ्यक्रम किशोर अवस्था के अकॉर्डिंग उन्होंने डिजाइन किया है तो प्रश्न भी वो वहीं से निकालेंगे। तो अब इन प्रक्रियाओं में या इन अवस्थाओं में कौन सी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? साथियों, बहुत शानदार प्रश्न कि परिकल्पनात्मक चिंतन, सामान्यीकरण एवं नियम निर्माण, अहम केंद्रितता और जीववाद, ये सारी की सारी अवधारणाएं जिन प्याजे साहब ने अपने सिद्धांत में दी, अपने सिद्धांत के माध्यम से इनका प्रयोग किया, और जिन प्याजे साहब ने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत ही व्यवस्थित रूप से संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। साथियों, तो इस सिद्धांत की हम बात करेंगे। अब देखते हैं कि ये प्रश्न आया कहां से है और उन्होंने बनाया कैसे है। तो हम इसी प्रश्न को लेकर जाते हैं हमारे महत्वपूर्ण सोर्स पर। साथियों, आप कहेंगे कि बिल्कुल सर अब ग्रेड फर्स्ट बनेंगे। ये देखिए, मानव विकास, अब मानव विकास जब हम साथियों मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान को अपने पढ़ते हैं तो उसमें मानव विकास भी हम पढ़ते हैं। अब मानव विकास में बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोर अवस्था के बारे में अपन, प्रौढ़ावस्था के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ये मैं एक मानक पुस्तक का सहारा लेकर आपको बता रहा हूं कि प्रश्न का निर्माण कैसे किया है। प्रश्नों का निर्माण ऐसे नहीं होता, प्रश्नों का निर्माण बहुत सी मानक पुस्तकों को आधार बनाकर किया जाता है। मैं वही बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप देखोगे, विश्लेषण करोगे कि अगर ऐसे हम पढ़ें तो हमारी ग्रेड फर्स्ट में हम टॉप रैंक हासिल करेंगे और अच्छा परिणाम देंगे, सारे के सारे प्रश्न अच्छे से डील करेंगे। तो साथियों, हम किशोर अवस्था पर पहुंचते हैं। विकास का अर्थ, परिपक्वता, जी, संज्ञानात्मक विकास। जीन प्याजे साहब की हम बात करें
तो संज्ञानात्मक विकास। अब लिखा हुआ है हमारे प्रश्न में कि संज्ञानात्मक विकास के जनक जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक, ये देखो जीन पियाजे, इन्होंने इस बात पर बल दिया कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। परिवेश से सूचना उनके मन में मात्र प्रवेश ही नहीं करती, बल्कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, तो वो अतिरिक्त सूचनाएं भी अर्जित करते हैं और नए विचारों को अंतर्निहित करते हैं। अब जैसे ही अपन शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था की ओर बढ़ते हैं, तो जिन पियाजे साहब का सिद्धांत, ये देखिए साथियों, संज्ञानात्मक विकासात्मक परिवर्तन किशोरों में किस प्रकार से संज्ञानात्मक विकासात्मक परिवर्तन होते हैं। किशोरों के विचार अधिक अमूर्त होते हैं, तर्कपूर्ण होते हैं, आदर्शवादी होते हैं तथा अपने तथा दूसरों के विचारों का एवं दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं इसका मूल्यांकन करने में वे अधिक से सक्षम हो जाते हैं। साथियों एक एक बात, अधिक सक्षम हो जाते हैं। दिखाई दे रहा होगा साथियों। तो सोचना प्रारंभ कर देते हैं, स्वयं की दूसरों से तुलना करते हैं, आदर्श मानकों के आधार पर करते हैं। अब उदाहरण में मैं बात करूं कि वो अपने आप को तर्कपूर्ण चिंतन, कैसा चिंतन, तर्कपूर्ण चिंतन, कैसा चिंतन, तर्कपूर्ण चिंतन। तर्कपूर्ण चिंतन को हम परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कणा, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। अब वो तर्कपूर्ण विचार के साथ नैतिकता को भी प्रभावित करते हैं। उसके बाद उन बच्चों में, किशोरों में अहम केंद्रवाद, क्या, अहम केंद्रवाद की भावना प्रकट होती है। किसकी भावना, अहम केंद्रवाद, कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं, मैं ही अपने निर्णयों से समाज व परिवार को प्रभावित करता हूं, ये अहम केंद्रवाद। अब अहम केंद्रवाद में एक मनोवैज्ञानिक हुए डेविड एल्काइट, उनकी अकॉर्डिंग काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत दंत कथा, काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत दंत कथा के बारे में भी वो जानते हैं, वो समझते हैं। तो तो बच्चे अपने आप में कल्पनावादी चिंतन भी करते हैं, अपने आप में तर्कपूर्ण चिंतन भी करते हो, अहम केंद्रवाद यानी स्वयं को सब कुछ मानने लगते हैं। तो हम चलते हैं अपने प्रश्न पर साथियों, वहां से देखते हैं कि प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न उन्होंने डाले थे। अब मैं किशोर अधिगमकर्ता की हम बात करें तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो परिकल्पनात्मक चिंतन अभी हमने पढ़ा, अभी हमने देखा और अभी हमने पढ़ा कि
कि बच्चे अपने आप में अपना तर्कपूर्ण परिकल्पनात्मक चिंतन करते हैं, फिर सामान्यीकरण एवं नियम का निर्माण स्वयं स्वयं एक अवस्था में सीखी हुई वाक को या एक अवस्था में सीखी हुई गतिविधियों को दूसरी अवस्था में उसका सामान्यीकरण करते हैं कि अगर समस्या यहाँ ऐसे आ रही है तो इस समस्या का समाधान हमने जो पहले सीखी हुई अवधारणा से है, हम आगे उस समस्या का समाधान उसी अवधारणा से करेंगे। फिर अहम केंद्रितता, अभी हमने पढ़ा, हमने देखा कि बच्चे खुद अपने ऊपर अहम केंद्रवाद की भावना को ज्यादा व्यक्तिगत रूप से विचार करते हैं, उसको प्रभावी मानते हैं। अब हम बात करें जीववाद की, इसकी बात करें जीववाद की। तो जब बच्चा स्वावस्था में होता है तो बच्चा निर्जीव वस्तुओं में भी, किसमें, निर्जीव वस्तुओं में भी सजीवता की बात करता है। निर्जीव वस्तुओं में भी किसकी बात करता है, सजीवता की बात करता है। कि कभी कभी हम छोटे बच्चे को देखते हैं, कभी कोई छोटा बच्चा जा रहा है, वो खेलते खेलते हुए गिर जाता है, जमीन पर गिर जाता है, तो साथियों हम माँ बाप या उसके जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं तो उसको कहते हैं तुझे इसने गिराया, चलो हम इसको पीट देते हैं। तो बच्चा मन ही मन प्रसन्न हो जाता है कि जो दंड इसको मिलना था वो इसे मिल गया। बच्चा निर्जीव और सजीव वस्तुओं में भेद नहीं कर पाता। बच्चा सोचता है कि जिस प्रकार मैं खुद हूं तो उसी प्रकार निर्जीव वस्तुओं में भी हैं। तो वो अपने आप में जीववाद को ज्यादा महत्व देता है कि जिस प्रकार से मैं सजीव हूं तो ये सारी की सारी वस्तुएं, बच्चे को नहीं पता कि वो निर्जीव है, लेकिन वो सोचता है कि ये सजीव है। तो सजीवता का जहां भाव आता है तो उसको हम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जिन पियाजे साहब ने उसको जीववाद की श्रेणी दी है। किसकी श्रेणी दी है, जीववाद की। तो साथियों हमारा जो सही उत्तर होगा वो परिकल्पनात्मक चिंतन ए, सामान्यीकरण एवं नियम निर्माण बी, और सी अहम केंद्रवादिता। तो ए बी और सी, ए बी और सी ये सारे के सारे हमारे इस प्रश्न के क्या होंगे, उत्तर होंगे। अब मैं बात करूं, अब हम आगे इसी सीरीज में मनोविज्ञान के बहुत सारे प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे साथियों, और आपको बताएंगे भी कि प्रश्नों का निर्माण कैसे किया जाता है, प्रश्नों के विकल्पों का निर्माण कैसे किया जाता है। क्यों, ये सारी बात हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें आगामी परीक्षा की तैयारी बड़े जबरदस्त तरीके से साथ करनी है। हमें फील्ड में पहुंचना है, हमें वार्ता करनी है, हमें सारी की सारी चीजें इस प्रकार से तैयार करनी है कि रणभूमि में हम जाएं तो वहां हम निराशा का मुंह ना देके हम जीत कर आए। संघर्ष जब करेंगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से संघर्ष करेंगे और हम निश्चित रूप से उस पर विजय भी प्राप्त करेंगे। अब संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार ये हमने देखा कि प्रश्न का निर्माण कैसे किया, ये भी हमने आपको दिखाया साथियों। आगे हम इसी श्रेणी में देखो पियाजे साहब का सिद्धांत दिखाई दे रहा होगा साथियों आपको कि जिन पियाजे साहब ने संवेदीय पेशीय अवस्था बताई है, प्राक क्रियात्मक अवस्था भी बताई है, उसके बाद जीववाद, हम अभी बात ही कर रहे थे जीववाद की, तो जीववाद पर भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। कि पियाजे ने प्राक संक्रियात्मक चिंतन, अभी हमें प्रश्न में पूछा था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में, लेकिन ये जिन पियाजे साहब की तीसरी अवस्था है प्राक संक्रियात्मक चिंतन की अवस्था, प्रीप्रोफेशनल थॉट्स की सीमाएं, अब उनमें जीववाद पहला है। तो हमें औपचारिक में पूछा तो ये हम जो नकारने के मेथड से अगर हम करते हैं तो ये उससे भी सिद्ध होता है कि जीववाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ना होकर जीववाद पियाजे साहब की प्राक संक्रियात्मक चिंतन अवस्था में था। जैसे जीववाद बालकों के चिंतन की एक ऐसी परिसीमा की ओर बताता है जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। अभी मैंने आपको बताया था कि बालक
निर्जीव वस्तुओं को क्या समझता है? सजीव समझता है। बालक कहता है कि सूर्य इधर उधर जा रहा है तो सूर्य घूम रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, या चंदा मामा, तो ये संबोधित सारी की सारी चीजें हैं या सारी की सारी बातें जिस प्रकार बालक संबोधित करता है, तो वो निर्जीव वस्तुओं में भी अपने आप को सजीवता का भाव लाता है, अपने आप सजीवता का क्या लाता है? भाव लाता है। तो साथियों, अभी हमने ये देखा, तो इस प्रकार से मनोविज्ञान के प्रश्नों को बनाया जाता है। अब आगे प्रश्न पत्र की इसी सीरीज में आगे हम अन्य प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसे ही धमाकेदार करेंगे साथियों, और निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएंगे, और आपका सिलेक्शन हमारा ध्येय रहेगा साथियों। अभी मैं बात करूं, देखिए प्याजे साहब के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बहुत सारे प्रश्न प्याजे साहब संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार आए हुए हैं कि प्याजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब शिक्षार्थी को नई परिस्थिति में अपनाने के लिए अपनी पुरानी सोच और व्यवहार के तरीके को, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। अब देखिए, जब व्यक्ति अपने नई परिस्थिति को अपनाता है, सोचता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा, ये सिद्धांत में हमें जानना पड़ेगा। तो इस सिद्धांत के आधार पर जिन प्याजे साहब के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया, अभी विश्लेषण भी किया, अभी आपको देखा भी, मैंने समझाया भी कि इस सिद्धांत के आधार पर हमें कैसे समायोजित करना है, किस प्रकार से समायोजन करना है, या किस प्रकार से हमें पढ़ना है कि हमारे जो विकल्प हो या हमारे जो प्रश्नों का निर्माण हो वो हमारे पढ़े हुए विषय वस्तु में से आए। अभी देखते हैं साथियों, देखो बहुत शानदार मानक पुस्तकों का अध्ययन करके हमने कंटेंट का निर्माण किया है साथियों। अभी हमने ये जाना, ये समझा, ये देखिए साहब, प्याजे साहब के सिद्धांत की उपयोगिता, इससे पहले हमने प्याजे साहब को ही डिस्कस कर रहे थे अपन, प्याजे साहब को हमने पढ़ा। अब मैं आपको दिखाता हूं साथियों कि किस मानक पुस्तकों का आधार बनाकर एग्जामिनर प्रश्न पत्र का या प्रश्नों का निर्माण करता है। कि अनुकूलन, प्याजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ समायोजन करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, इसको ही अनुकूलन कहा जाता है। उन्होंने अनुकूलन की प्रक्रिया में दो प्रक्रिया बताई, आत्मसातीकरण और समायोजन। इन दोनों प्रक्रिया में समानता यह है कि दोनों ही स्वयं एवं वातावरण की वस्तुओं के बारे में सूचना प्राप्त करने की मूल योजना है। आत्मसातीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविक समझने के लिए पूर्व में सीखी गई योजनाओं को या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। जैसे यदि शिशु किसी वस्तु को उठाकर अपने मुंह में रख लेता है तो यह है एक आत्मसातकरण का उदाहरण होगा, क्योंकि वह वस्तु से परिचित होता है, पदार्थ खाने की क्रिया के साथ आत्मसात कर रहा है, तो इसको ही अपन आत्मसातीकरण कहते हैं। तो जिन प्याजे साहब के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से बहुत सारे प्रश्नों का निर्माण होता है, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का निर्माण होता है, अच्छे अच्छे प्रश्न बनते भी हैं। तो साथियों, इसी प्रकार से हम हर एक प्रश्न का आपको विश्लेषण करके बताएंगे कि प्रश्न पत्र का निर्माण या प्रश्नों का निर्माण, अच्छे जो प्रश्न होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है, किस आधार को किस मानक पुस्तक को आधार बनाकर होता है। तो ये विश्वास आप में होगा तभी आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे, तभी आप हमारे कंटेंट को स्वीकार कर पाएंगे कि हाँ, कुछ मानक पुस्तकों का सहारा है उन प्रश्न पत्रों के विकल्प के लिए, या प्रश्न पत्र या प्रश्नों का निर्माण करने में जिन सहयोगी पुस्तकों का आधार माना जाता है वो सहयोगी पुस्तक आपके सामने हैं।
साथियों, ये विश्वास मैं दिलाता हूं आपको हमारे चैनल के माध्यम से कि हम आपको वही पढ़ाएंगे जो परीक्षा उपयोगी होगा, जिसमें परीक्षा से सीधे सीधे प्रश्न आपको मिलेंगे। अब आगे मैं प्रश्नों की बात करूं साथियों, आगे मैं प्रश्नों की बात करूं, जैसे अभी देखो, नई परिस्थिति अपना के लिए अपनी पुरानी सोच और व्यवहार को तरीके बदलने पड़ते हैं। नई परिस्थिति तो उसमें क्या करता है, वो समायोजनीकरण करता है, या आत्मसातीकरण करता है, या उसका संगठन करता है, या संतुलनीकरण करता है। तो ये सारी की सारी अवधारणाएं जिन प्याजे साहब से जुड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी अवधारणाएं हम कंटेंट, अच्छे कंटेंट के माध्यम से भी आगे आप तक पहुंचाएंगे भी। अब मैं हम बात करें मनोविज्ञान के अनुसार, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका निर्माण मानक पुस्तकों के आधार पर, बहुत मानक पुस्तकों के आधार पर उन्होंने किया है। और ऐसी मानक पुस्तकें हमारे कंटेंट के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे भी। साथियों, कुछ सीधे सीधे भी प्रश्न होते हैं। हाँ, अब एक महत्वपूर्ण बिंदु था हमारा संवेगात्मक बुद्धि, हमारे पाठ्यक्रम में है, स्पष्ट दिया हुआ है। वो बस एनसीईआरटी की छोटा सा, एनसीईआरटी का एक बिंदु है समायु, वो संवेगात्मक बुद्धि, तो वहां से उठाया गया है। और उन्हीं छोटा सा बिंदु है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बताऊंगा मैं आपको, प्रमाण देकर बताऊंगा कि अगर वो पढ़ लिया तो सारे के सारे प्रश्न हमारे इस प्रकार से डील होंगे कि हम सारे के सारे प्रश्नों को सही कर पाएंगे। सारे के सारे प्रश्न पत्रों में जितने भी शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रश्न आएंगे उन सबको डील कर पाएंगे और उनको सही कर पाएंगे। जैसे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक है? अब संवेगात्मक बुद्धि के बारे में हम पढ़े तो मेयर शेलोबी साहब ने इसके बारे में बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है। अब संवेगात्मक बुद्धि का सीधा सीधा ये सारे के सारे विकल्प मैं बताऊंगा, वहां वहां बिंदु वाइज लिखे हुए हैं और वहां से सीधा सीधा उठा के आपके प्रश्न पत्र में डाल दिए गए। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, मानक पुस्तकें हैं। सारी की सारी क्या है, मानक पुस्तकें हैं। उनको आधार बनाकर प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है साथी। जैसे हम बात करें संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों का उपयोग, संवेगों का अवबोध और संवेगों का प्रबंधन, तो ये सारे के सारे बिंदु आपके संवेगात्मक विकास सिद्धांतों में लिखे हुए हैं, संवेगात्मक विकास सिद्धांतों के प्रयोगों में लिखे हुए हैं। और वो छोटा सा टॉपिक है, बहुत बताता हूं आपको, बहुत छोटा सा टॉपिक। ये सारे के सारे प्रमाण इसलिए हैं क्योंकि साथियों हम आपको पढ़ाएंगे वही जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, टू द पॉइंट हो, और सीधे के सीधे प्रश्न हमें कहाँ मिले, प्रश्न पत्र में मिले। हमारी सोच यही रहेगी। हमारी सोच ये नहीं कि मैं अब भी करवाना चाहता तो 1 घंटे की वीडियो में सारे के सारे जितने भी मनोविज्ञान से प्रश्न आए हुए हैं आपके ग्रेड फर्स्ट में, जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर था उसमें आए हुए हैं, उनका सोल्यूशन करवा देता, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये हमें नहीं करना है। हमें विश्लेषण करना है। हमें जानना है कि एग्जामिनर इतने पास पास के विकल्प क्यों दे रहा है, एग्जामिनर हमें कंफ्यूज क्यों कर रहा है। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठता की लड़ाई है, गला घोंट या गला काट कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा है, तो उसमें हमें आगे निकलना है। और आगे निकलने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा साथियों। तो हम कंटेंट के साथ पूरे दमखम के साथ आपके साथ रहेंगे और आपको विश्वास दिलाता हूं कि शिक्षा मनोविज्ञान के 5 या 7 जितने भी प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे आपके सही होंगे। क्यों? क्योंकि हम वही पढ़ाएंगे जो सिलेबस में लिखा हुआ है, टू द पॉइंट। बिल्कुल साथियों, सीधा सीधा टू द पॉइंट चलेंगे। ऐसे नहीं कि आ कुछ रहा है हम पढ़ा कुछ रहे हैं, वो बोझ हम आपके ऊपर नहीं बनना चाहते।
आज यही विश्लेषणात्मक कक्षा में मैं आपको इसी प्रकार से लेके आया हूं। देखिए साथियों, सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, सामान्य तौर पर कहा जाता है कि व्यक्ति की बुद्धि लब्धि उसकी सफलताओं का आधार होती है। जैसे ही जितनी अधिक बुद्धि लब्धि होगी उसकी ही उतनी अधिक उपलब्धियां होंगी। लेकिन साथियों, वर्तमान युग में इन शोधों से पता चला है कि एक संवेगात्मक बुद्धिमत्ता भी होती है, जिसका बुद्धि लब्धि का प्रयोग तो केवल 20% होता है, लेकिन 80% कारण संवेगात्मक बुद्धि का होता है। साथियों, सीधा सीधा सेलोवी और मेयर साहब की परिभाषा से आया है। उन्होंने परिभाषा को बताया है कि संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है। वहां से सीधा सीधा पूछा है कि संवेगात्मक बुद्धि के बारे में सही कथन कौन सा है और गलत कथन कौन सा है। सीधा सीधा है साथियों। देखो, संवेग, हम बात करें, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक सेलोवी और मेयर ने सांवेगिक बुद्धि पद का प्रतिपादन किया, और इसका तात्पर्य जीवन के सांवेगिक पहलुओं से संबंधित क्षमताओं से है। जीवन के सांवेगिक पहलुओं की क्षमताओं से है। साथियों, सीधा सीधा लिखा हुआ है। सांवेगिक बुद्धि को सामाजिक बुद्धि का भी एक प्रकार माना जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं निम्नांकित हैं। जैसे मेयर और सेलोवी साहब की हम परिभाषाएं देखते हैं कि संवेगों को प्रत्यक्ष करने की क्षमता। अब देखिए, संवेगों को, जैसे हम लिखते हैं, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण। दूसरा बिंदु हम देते हैं साथियों, संवेगों की प्रति पहुंच, संवेगों को उत्पन्न करने की क्षमता, ताकि किसमें मदद कर सके, चिंतन में मदद किया जा सके। संवेग और संवेगात्मक ज्ञान, संवेगों को चिंतनशील ढंग से नियमितकरण, उनका प्रबंधन करना, ताकि सांवेगिक एवं बौद्धिक वर्धन को उन्नत बनाया जा सके। तो यही से चारों के चारों विकल्प दिए गए थे। यही से चारों के चारों विकल्प दिए गए थे, क्योंकि एग्जामिनर इतने पास पास के विकल्प इसलिए देता है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज हो, और कंफ्यूज होने पर गलती हो, जिससे हमारा सिलेक्शन रुक सके। एग्जामिनर छटनी करता है। एग्जामिनर का एक ही मूल उद्देश्य है कि हम श्रेष्ठ को कैसे राजकाज में लें। यही मेन उद्देश्य होता है, यही मूल भावना उनकी होती है। तो वो इतने समीप समीप वाले प्रश्न देते हैं, या समीप समीप वाले विकल्पों का चयन करते हैं, जिससे हर परीक्षार्थी को तनाव हो, हर परीक्षार्थी तनाव में गलती करे। तो हमें वही नहीं करनी, हम पढ़ेंगे वही, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जो सिलेबस में लिखा हुआ है वही पढ़ेंगे। सारे के सारे विकल्प देखो, संवेगों का प्रबंधन। तो भाई, प्रश्न की भाषा भी तो यही कह रही है, हमारे प्रश्न की भी भाषा यही बोल रही है कि सांवेगिक बुद्धि। तो आपको प्रश्न पर लेकर चलता हूं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका सीधा सीधा आपको टू द पॉइंट मानक पुस्तकों से मिलेगा। देखो, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण अभी पढ़ा हमने। संवेगों का प्रत्यक्षीकरण होता है, संवेगों का उपयोग करना हम सीखते हैं, संवेगों का अविबोध करना सीखते हैं, और संवेगों का हम प्रबंधन करना सीखते हैं। तो साथियों, ए बी सी डी सभी विकल्प सही हैं। ये सारे के सारे मानक पुस्तकों का कमाल है साथियों। ऐसे प्रश्न, सभी प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे, और आपके सामने एक नई सोच, नया दृष्टिकोण, जिससे हम परीक्षा को पास कर पाए, और हम फील्ड में जाकर ग्रेड फर्स्ट बनकर बच्चों का भविष्य बनाए, और अपना भी भविष्य उजागर करें। तो साथियों, ऐसे बहुत सारे प्रश्न है। मैं आगे और सीरीज में आपको प्रश्नों की सीरीज में ले चलता हूं। देखो साथियों,
सीधा सीधा प्रश्न, टू द पॉइंट लिखा हुआ है किशोर अधिगम करता। और प्रश्न पत्र बनाने वाले ने भी, एग्जामिनर ने भी यही पूछा है, सीधा सीधा पूछ लिया कि किशोर अपने स्वयं के महत्व के बारे में गर्वपूर्ण राय विकसित कर लेते हैं कि वो विशिष्ट हैं, अलौकिक हैं, और दूसरे उनका अवलोकन कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। इस प्रकार के संज्ञानात्मक विरूपण को अपन क्या कहते हैं साथियों? अभी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जीन पियाजे के विकास सिद्धांत में हमने औपचारिक संक्रियात्मक विकास सिद्धांत के बारे में बात की। तो साथियों उसमें भी हमने अहम केंद्रवाद पर सिद्धांत की, और अहम केंद्रवाद मैंने अभी बताया था आपको कि अहम केंद्रवाद को भी दो विषय वस्तुओं में विभाजित किया है, एक तो काल्पनिक श्रोता के रूप में, एक व्यक्तिगत दंत कथा के रूप में। सीधा सीधा प्रश्न, एनसीईआरटी से उठाया हुआ प्रश्न है साथियों। जब आप देखोगे तो मानोगे कि हाँ, कि बस पढ़ना इतना ही है कि जितना परीक्षा में आए, टू द पॉइंट पढ़ना है बस। टू द पॉइंट पढ़ना है, और टू द पॉइंट पढ़ के ही परीक्षा को पास किया जा सकता है, विद्वान बन के नहीं साथियों। क्योंकि विद्वान बनने की तो उम्र बहुत पड़ी है, लेकिन हमें केवल पहले परीक्षा पास करके ग्रेड फर्स्ट बनकर विद्यालय में जाना है। देखिए मित्रों, किशोर अवस्था की चुनौतियां, ये मैंने बताया भी था आपको। इसकी हम बात करें बिल्कुल एनसीईआरटी के बिंदु से, बिल्कुल सीधा सीधा उठाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि किशोर में भी एक विशिष्ट प्रकार का अहम केंद्रवाद होता है। पहले प्रश्न में मैंने बताया था, समझाया था कि अहम केंद्रवाद को भी दो भागों में विभाजित किया है, विकसित होता है। डेविड एल्कैंड साहब के अनुसार किशोर अपने आप को एक तो काल्पनिक श्रोता एवं व्यक्तिगत दंत कथा, किशोरों के अहम बात के केंद्र के रूप में ये दो घटक हैं। काल्पनिक श्रोता, किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति ही उतना ही ध्यानाकर्षित करते हैं जितने कि वो स्वयं। वे कल्पना करते हैं कि लोग हमेशा उन्हीं पर ध्यान दे रहे हैं एवं उनके प्रति व्यवहार का प्रेक्षण कर रहे हैं। साथियों यहीं से सीधी सीधी लाइन से उठाया हुआ प्रश्न। क्यों पढ़े हम इतनी मोटी मोटी गाइडें? क्यों पढ़े इतनी बहुत सारे नोट्स? हमें केवल वही पुस्तकें, वही मानक किताबें, वही नोट्स या शॉर्ट नोट्स वही पढ़ने हैं जो मानक किताबों से निर्मित हो। वही कंटेंट पढ़ना है जो टू द पॉइंट हो, जो हमें एग्जाम को क्रैक करवाए। हमें विद्वान नहीं बनना साथियों, हमें पहले सिलेक्शन लेना है, हमें फर्स्ट ग्रेड बनना है, हमें विद्यालय में जाना है। तो ये नींव है, ये नींव मजबूत करनी पड़ेगी। और इस गल घोंटू या गला काट प्रतिस्पर्धा में हमें अपने आप को श्रेष्ठ करना पड़ेगा, हमें अपने आप को पुष्ट करना पड़ेगा, हमें अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। और मजबूत बनेंगे कैसे? मानक पुस्तकों का सहारा लेकर, मानक पुस्तकों के अध्ययन से हम मजबूत बनेंगे। ऐसे नहीं बहुत सारी तैयारी चल रही है, कर रहे हैं अपन तैयारी, ये तैयारी नहीं है। हमें पढ़ना उतना ही है कि कंटेंट हमारा मजबूत हो, इतना हो, शानदार हो, और मानक पुस्तकों को आधार बनाकर हो। और सीधा ये सीधा कहाँ क्रैक करे? एग्जाम में क्रैक करे। तो देखिए साथियों, यहीं से प्रश्न बनाया गया, और सीधा सीधा ऑप्शनों को आप देख भी सकते हैं कि प्रश्न के ऑप्शन क्या है। कंटेंट ऐसा नहीं होगा, छलावा नहीं होगा आपके साथ। कंटेंट वो होगा जो दमदार होगा, और साथियों आपका सिलेक्शन करवाने में सहायक होगा। मनोविज्ञान की इस सीरीज में आपको वही मैटर दिया जाएगा जो मैटर बिल्कुल परीक्षा उपयोगी हो, बिल्कुल परीक्षा पर सीधा अटैक करे। हमें प्रश्नों को सही से उनका विश्लेषण करना सीखना है, उन प्रश्नों को हमें समझना है कि प्रश्न किस प्रकार से बन रहे हैं। देखिए साथियों, आपके सामने वही प्रश्न बिल्कुल कंटेंट में बताया है। देखिए, मानक पुस्तक को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण किया है कि किशोर अपने स्वयं के महत्व के बारे में गर्वपूर्ण राय बना लेते हैं।
अपने स्वयं के महत्व के बारे में गर्वपूर्ण राय बना लेते हैं, विकसित कर लेते हैं कि वे विशिष्ट हैं और अलौकिक हैं, और दूसरे उनका अवलोकन कर रहे हैं और उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। इस प्रकार के संज्ञानात्मक विरूपण को हम क्या कहते हैं? तो साथियों, सीधा सीधा ऑप्शन है काल्पनिक श्रोता। क्यों? क्योंकि जब बच्चा किशोर अवस्था में अहम केंद्रवाद की स्थिति में होता है तो उसके अंदर दो भावनाओं का विकास होता है। एक तो काल्पनिक श्रोता और दूसरा व्यक्तिगत दंत कथा। काल्पनिक श्रोता में बच्चा समझता है कि जो मैं कर रहा हूं, कि मैंने एक 12वीं कक्षा का बच्चा है, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, तो वो सोचता है कि आज सबका ध्यान मेरी तरफ ही है, सब मुझे देख रहे हैं, कोई किसी को नहीं देख रहा है। लेकिन बच्चा अपने मन में ये ग्रंथि पैदा कर लेता है, अपने मन में विचार बना लेता है, क्योंकि इस उम्र की संज्ञानात्मक विकास की ये विशेषताएं हैं कि यहाँ अहम केंद्रवाद होता है, और अहम केंद्रवाद में व्यक्तिगत काल्पनिक श्रोता के रूप में वो अपने आप को ही जनमानस के ध्यान आकर्षण का बिंदु समझता है। वो सोचता है कि सभी मेरी ओर देख रहे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं, या मेरे बारे में ही सबकी अवधारणा मेरे बारे में विकसित हो रही है। और व्यक्तिगत दंत कथा में भी बच्चा सारी की सारी अहम केंद्रवाद की ओर ध्यान ही देता है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण बिंदु मैं इसलिए बता रहा हूं मित्रों कि प्रश्न बनते वहीं से हैं जो मानक पुस्तकों को आधार बनाकर होते हैं। तो आप सभी ने आज के लिए इतना ही। आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से मानक पुस्तकों को आधार बनाकर प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है, मनोविज्ञान के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, प्रश्नों का संचयन किया जाता है। तो इस मनोविज्ञान की सीरीज में ऐसे ही हम विश्लेषण कर करके बिल्कुल प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से विकल्पों का और प्रश्नों का निर्माण होता है, किस प्रकार से एग्जामिनर परीक्षार्थी को भ्रमित करने की कोशिश करता है। तो हमें भ्रमित नहीं होना है, हमें सिलेक्शन लेना है, हमें ग्रेड फर्स्ट बनकर विद्यालय में पहुंचना है, पढ़ाना है। तो इसी विश्वास के साथ बने रहे हमारे YouTube चैनल रजत परिवार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।